हाँ जी, तो आपको वीडियो का थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। यदि अभी तक आपको पता नहीं चला है तो इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर डालेंगे जो 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग 32 ऑब्जेक्टिव करेंगे। इससे अलग एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा 2027 के एग्ज़ाम में। इससे अलग 32 ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर 32 से एक भी अधिक प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में, यह मैं दावा करता हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट प्रश्न आ गया है। फर्स्ट प्रश्न जो कि 2025 में एक बार पूछा भी जा चुका है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन जो विद्युत का संचलन क्यों करता है। तो आपको पता होगा कि विद्युत का संचलन वो क्यों करता है, क्योंकि वो जब जल में मिलता है तो आयन बना लेता है। वो जब जल में मिलता है तो H+ आयन बनाता है, जिसकी मदद से वो विद्युत धारा का संचलन करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो कौन है, हल्दी, जो कि 2023 में एक बार पूछा भी जा चुका है और 2027 में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा थी। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि लिटमस कागज़ किस प्रकार का होता है। लिटमस कागज़ किस प्रकार का होता है। तो लिटमस कागज़ का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, संकेतक के रूप में। अम्ल और क्षार के संकेतक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो कौन होता है, H+ आयन या फिर OH- या फिर O2- या फिर Cl- कौन होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन इसे नीला करता है, अम्ल करता है या फिर क्षार करता है। तो इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। इसका ट्रिक एक होता है अनिल, मतलब कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाल लिटमस पत्र नीला हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्षार। और क्षार में क्या पाया जाता है, तो क्षार में आपको पता होगा कि क्या पाया जाता है, क्षार में OH- पाया जाता है। OH-, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर पूछता है कि नीला को कौन लाल कर देता है, तो H+ आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न भी 2023 में पूछा जा चुका है। पूछ रहा है कि तटस्थ विलयन का pH मान कितना होता है। तटस्थ विलयन मतलब कि वो पूछ रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो कितना होता है आप सभी को पता होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। तो आपको पता होगा कि अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का pH मान पूछ रहा है तो क्या होगा, 7 से कम होगा। यदि क्षारीय का पूछता तो 7 से अधिक होता है। यदि उदासीन या फिर तटस्थ विलयन का पूछता तो 7 होता है। ठीक है, तो चलिए ये सब क्लियर रखिए। यदि आप चाहते होंगे कि इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस करें, मतलब कि आपके मन में होगा कि 32 नहीं लग रहा है, मैं बता दूं कि ये सबसे VVI प्रश्न है। मतलब कि ये जो 32 हम आपके लिए लाए हैं उन सभी में सबसे VVI प्रश्न है। इससे बाहर तो नहीं ही आएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप चैनल पर मैंने जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप वहाँ से PDF मिल जाएगा। वहाँ पर लगभग 100 प्रश्न सिर्फ एक चैप्टर के मिलेंगे आपको, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 21 और 25 में पूछा जा चुका है और इस साल भी पूछे जाने की इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा अधिक है। पूछ रहा है कि दंत क्षय कब प्रारंभ होता है। जब मुंह का pH मान जो होता है वो 5.5 से कम हो जाए तो दंत क्षय आरंभ हो जाता है। जो दांत की जो बाहरी परत बनी होती है वो क्षय होने लगती है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, वो क्या होने लगती है, खराब होने लगती है अम्ल की वजह से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल क्षारक है। पूछ रहा है 9 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल क्षारक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये सभी क्षारक हैं लेकिन ये सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो Na होता है वो अधिक क्रियाशील होता है इन सभी
तत्वों से, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया क्या कहलाती है। अम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाते हैं, आपको पता ही होगा, मतलब कि लौण बनाते हैं, और लौण क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसीलिए अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। ये एक बार भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मतलब कि इस बारी जैसे कि नया प्रश्न हर एक बार पूछे जाते हैं, तो इस बारी ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने की संभावनाएं बन रही है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्ल जो है कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है। अम्ल जो है कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2 गैस मुक्त करता है। जब अम्ल धातु के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, लेकिन जब अम्ल कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो कौन सी गैस मुक्त करेगा, CO2 मुक्त करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके सामान्यतः क्या बनाता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लिए। पहला ऑप्शन है लौण और जल, दूसरा ऑप्शन है लौण और हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है केवल जल, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन और जल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये लौण और जल बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। यह भी एक बार भी नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि अधात्विक ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं। जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं, तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यदि धातु का पूछे तो क्षारीय प्रकृति का होते हैं, और अधातु का पूछे तो अम्लीय प्रकृति के। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं। जब धातु का पूछे तो हमने पीछे ही बताया कौन सा, क्षारीय हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब अधातु का पूछे तो अम्लीय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो अम्ल होते हैं वो जल से घुलकर H+ आयन देते हैं। जो क्षार होते हैं वो अम्ल मतलब कि जल से घुलकर OH- आयन देते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब जब क्षार का पूछ दे तो OH-, जब अम्ल का पूछ दे तो H+ आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक या फिर भस्म को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म या फिर क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 बार पूछा जा चुका है, 19 में, 21 में। इस बार भी इसकी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अधिक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपको 32 में मतलब कि पूरे निचोड़ मिल जाएगा सभी पूरे पाठ का, इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए ये 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, अर्थात कि वॉशिंग सोडा पूछ रहा है, धोने वाला सोडा पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, NaCO3 × 10H2। ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न पर। विरंजक चूर्ण अर्थात कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये बनता कैसे है, मतलब कि CaOCl2 बनता कैसे है, तो बुझा हुआ चूना, मतलब कि जब CaOH के होल ट्वाइस पर जब क्लोरीन गैस का छिड़काव किया जाता है तब जाकर ये बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो ये किसका सूत्र होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में पूछा है, इस बार भी पूछे जाने की इसकी संभावनाएं अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप सभी को क्लियर होगा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट ×
H2O इसका आंसर होगा। यदि जिप्सम का पूछ दे तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। तो जिप्सम को ही 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न पर। पूछ ही दिया प्रश्न कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो अभी हमने चर्चा किया क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 2 बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, 22 में और 20 में। इस बारी 27 में पूछे जाने की इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, धोने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर 25 नंबर प्रश्न पर। अपच के उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में। पूछ रहा है प्रश्न 25 नंबर की अपच के उपचार हेतु कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न जो है 19 और 24 में पूछा जा चुका है, 27 में भी इसकी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न पर। पूछ रहा है कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। HCl पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह घुमाकर भी पूछ सकता है कि किसे अमाशय रस कहा जाता है, तब पर भी आपको HCl का ही उपयोग करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 18 और 21 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। बहुत ही ज़्यादा प्रचलित प्रश्न है। पूछ रहा है प्रश्न 2 बार तो पूछा भी जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। पूछ रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप यह वीडियो एग्जाम के दिन देख रहे होंगे तो अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा तो यही चीज़ आपको उस दिन बकवास लगेगा कि इतना धीरे धीरे कौन पढ़ाता है। तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि यदि आप एग्जाम की रात भी इसे देख रहे हैं तो आप आसानी से इसे देख सकें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 2021 में पूछा जा चुका है और इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल। यदि इसका रासायनिक सूत्र पूछ दे तो HCOOH होता है मेथनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक या फिर मेथनोइक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। ये कभी कभी बदल देता है, जैसे कि पूछ देगा HNO3 और HCl का अनुपात तो उस केस में अलग हो जाएगा। तो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 3 होगा उसका मान 3 ही होगा। जैसे कि ये याद करने का ट्रिक मैं बता दूं, HCl 3 है तो इसका मान 3 है। ये पहले रहे तो पहले 3 रहेगा। यदि बाद में जैसे कि ये ऐसे दे दे कि HNO3 और HCl का अनुपात कितना होगा, तो 3 बाद में आ गया, मतलब HCl बाद में आ गया तो ये 1:3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले HCl है, मतलब इसमें 3 अक्षर है तो ये 3 पहले होगा, तो 3 हम पहले खोजते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 25 में पूछा जा चुका है, 27 में पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि PbOH किस प्रकार का लवण है। ये सामान्य लवण है या फिर मिश्रित लवण है या फिर अम्लीय लवण है या फिर क्षारीय लवण है। तो इसमें आपको घटक देखना है। यह घटक कैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। OH किस में पाया जाता है, तो OH- ये किस में पाया जाता है, ये क्षार में पाया जाता है। तो ये किस प्रकार का लवण होगा, तो ये क्षारीय लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है कि साधारण नमक, ये एक बार भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार ही पूछे जाने की इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि हर एग्जाम में नए नए प्रश्न डाले जाते हैं। तो ये नया प्रश्न ही है आपके लिए, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपकी कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा। जैसे कि आपको NaCl दे दिया है, तो यहाँ पर जब गैस निकलेगी, जब हम साधारण जल की बात करते हैं, H2O में जब हम लोग प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा, तो उसमें जो है H2 निकलता है और O2 निकलता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने प्रवाहित करेंगे तो NOH तो रहेगा। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
OH तो रहेगा उसके साथ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की जगह पर कौन सी गैस निकलेगी, तो ऑप्शन मतलब कि क्लोरीन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन वाले सभी ऑप्शन गलती हो जाएंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है, मतलब कि वो तो नमक वाला पानी है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब धन्यवाद, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। यदि आपको मतलब कि प्रैक्टिस के लिए वो 100 प्रश्न चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आपको वो 100 प्रश्न चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो सभी प्रैक्टिस के लिए आपको 100 प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें कि अधिक प्रश्न PYQS है, मतलब कि पूछे गए प्रश्न है, और उसी बेस पर मतलब कि और प्रश्न भी डाले गए हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी प्रश्न में। धन्यवाद।